फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन मनुस्मृति पेज नंबर 9 पे है आपके पैम्फलेट में। चैप्टर 8 ऑफ मनुस्मृति डील्स विथ राजधर्म। जस्ट होल्ड ऑन, एक पहले तो है मनुस्मृति स्टार्ट होता है पहले से। महाभारत है, ओके बराबर है ये अपने। तो डील्स विथ राजधर्म, ये याद रखना। ये एमसीक्यू जहां जहां बोलू ना वो एमसीक्यू है तुम्हारा, उसको अंडरलाइन करके साइड पे एमसीक्यू लिख देना है तुमको। एंड इंसिडेंटली मेक्स अ फ्यू प्रोविजंस विथ रिगार्ड्स टू टैक्सेशन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टैक्स कैसे लगाना चाहिए और सरकार की रेवेन्यू यानी आवक कहाँ से होगी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी उसके बारे में कैसे सोचा जाना चाहिए वो। द सब्जेक्ट ऑफ राजधर्म treated in chapter 7 of Manusmriti is most valuable MCQ। राजधर्म यानी राजा का धर्म क्या है वो उसने समझाया था। इट नॉट ओनली डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द किंग, बताया ना मैंने, इसमें राजा को क्या करना चाहिए वो भी बताया गया है, बट ऑल्सो लेस डाउन यानी बनावू द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एंड पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर्शिव अथॉरिटी सिंबलाइज्ड बाय द टर्म दंड। कोर्शिव का मतलब पनिशमेंट, धमकी, धाक धमकी जिसको बोलते हैं उसको कोर्शिव बोला जाता है, किसी को धमकी देना। और ये ऑथोरिटी किसके पास है? सिर्फ राजा के पास है। और वो किस बात से इनको धमकाएगा कि अगर तुम काम बराबर नहीं करोगे तो तुमको दंड यानी कि पनिशमेंट मिलेगी। तो ये दंड लिखा है ना, वो दंडा नहीं है, दंड है। The state in ancient India had to play a key role in administration and safe conduct of socio-economic affairs। स्टेट यानी राजा, राज्य जिसको बोला जाता है। तो राजा को सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन यानी देख रेख रखनी पड़ेगी और सेफ कंडक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक, सोसाइटी के अफेयर्स यानी सोसाइटी के जितने भी मामले उसके तरफ देखना पड़ेगा और इकोनॉमिक मामले की तरफ देखना पड़ेगा। द स्टेट इटसेल्फ टुक पार्ट इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज डिमांडिंग अ क्लोज वॉच ऑफ एंड कंट्रोल ऑन सेक्टर्स लाइक ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड लेबर प्रॉब्लम्स। किसके बारे में स्टेट ध्यान देगा? ध्यान दो, पहले बताया ट्रेड यानी व्यापार कैसे होगा, कॉमर्स इसका मतलब सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, उस जमाने में इंश्योरेंस तो था नहीं तो खास करके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा हैंडीक्राफ्ट, उस जमाने में घर घर में उद्योग चलाए जाते थे तो हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ बनावटी वस्तुओं। और लेबर प्रॉब्लम्स, और ये कौन से प्रॉब्लम? जो वर्कर के प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचना। मनुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द किंग इज बाय एंड लार्ज कॉशियस, कॉशियस यानी तकेदारी राखे, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कंप्लीट संपूर्ण, एंड फॉल्टलेसली एप्रोप्रिएट, फॉल्टलेस यानी कोई पण एम कहेवाय ने खामी वगरनी, खामी वगरनी। हिज इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस यानी भार आपवो, भार आपवो on the decision of lawsuits is especially commendable। commendable यानी तारीफ ने काबिल, प्रेज वर्दी लिख सकते इसकी जगह पे, प्रेज वर्दी, PRAISE, प्रेज એટલે તારીફ ને વર્દી એટલે કાબિલ, WRTHY। The theory of public finance in India was intimately bound up with the theory of protection। तो ये किसके बारे में बताया? थियरी ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब किसी का रक्षण करना, किसी की सलामती के बारे में सोचना। द सुप्रीम एथनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ धर्म इज द फंडामेंटल लाइजन रीजन डिटर। रीजन डिटर का मतलब ऑफ अ किंग who is governed by and governs by the principle of dharma। रीजन डिटर यानी मीनिंग इसका, रीजन डिटर का मतलब मीनिंग उसका
वो बाजू में लिखा ही है, देखो डीडर का जो स्पेलिंग है ना वो ऐसे ही लिखना है, कोई इधर उधर कोई दाग नहीं लग गया, वैसे ही लिखना है जैसा लिखा है वो। गवर्न बाय एंड गवर्न्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ धर्म, यानी वो धर्म को है ना आगे बढ़ाने वाला, धर्म यानी सही गलत को समझाने वाला है। अब based on religious sanction, the ruler's right to levy taxes and contributions and the obligations of the people based on the religious section sanction, सैंक्शन यानी मंजूरी, देखो सेक्शन नहीं लिखा है, सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब मंजूरी देना। द रूलर्स राइट टू लेवी टैक्सेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेवी यानी चार्ज, LEVY, लेवी यानी चार्ज, यानी कोई ना ऊपर टैक्स लादवो कहिए ना आपने दे, एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द पीपल टू पे देम ऑन एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट એટલે प्रजा, यानी राजा और प्रजा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि जो राजा बोलेगा वो प्रजा को करना पड़ेगा, राजा जितना टैक्स मांगेगा उतना प्रजा को भरना पड़ेगा, लेकिन राजा टैक्स उतना ही मांगेगा जितना धर्म के अंदर, यानी उनके धर्म के अंदर लिखा हो ना उतना ही, जब तक धर्म के अंदर लिखा ना गया हो, ऐसा पाया ना जाए, तब तक कोई भी नया टैक्स उसके अंदर डाला नहीं जाएगा, यानी धर्म को पहले मानना है इसके अंदर। And the subjects had important effects. Imposition of taxes is not a matter of caprice. कैप्रिस का मीनिंग लिखो, मन मर्जी। द ड्यूटी टू पे देम इज वॉलंटरी, लेकिन उनको पे करने की ड्यूटी यानी तुम्हारी जो फर्ज है ना वो वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी की है। द राइट टू टैक्स सोलली रेस्ट ऑन द स्टेट्स डिस्चार्जिंग इट्स अपॉइंटेड ड्यूटीज, यानी टैक्स का हक किसका बनता है, सिर्फ राजा का, यानी राज्य का बनेगा, दूसरे किसी को भी टैक्स इंपोज करने की उसके अंदर कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो समझे क्या, सबसे पहली बात, राजा सबसे पहले धर्म देखेगा, धर्म के अंदर जो रिलीजियसली बाउंड है ना वो, यानी मतलब जो भी टैक्स लगाए जा सकते हो सारे टैक्स लगाएगा, और टैक्स लगाने के बाद उसको पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, जो प्रजा है उसकी, और यहाँ पे राजा और प्रजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि जो राजा टैक्स लगाएगा वो प्रजा को देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि टैक्स इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कैप्रिस, यानी मतलब ये ऐसा मनमर्जी की बात नहीं है, समझदारी से उसको लगाना है टैक्स को। मनु यानी जिसको लिखने वाला, हैज prescribed the role and duties of a king in view of his essential obligation of being an arbitrator and adjudicator। गजब गजब वर्ड है, आर्बिट्रेटर का मतलब अगर कुछ दो जन के बीच में झगड़ा हो ने उसको सॉल्व करने के लिए तीसरा बीच में उसको आर्बिट्रेटर बोलेंगे, यानी गुजराती में कहेवाय लवाद, यानी વચેટીઓ કહીએ ને તો ચાલે, બેના ઝઘડાને વચ્ચે પડીને નિપટાવનારો જે હોય તેને આપણે આર્બિટ્રેટર કહીએ। અને એડ્યુડિકેટર નો મતલબ જજમેન્ટ આપનારો, જજને ન્યાય આપનારો કહેવાય ને, તે એટલે जजमेंट गिवर, एडजुडिकेटर का मतलब। एज वेल एज बीइंग द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट, मतलब वो पूरे स्टेट का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, राजा के ऊपर सीधे भगवान, बराबर ने, उसके ऊपर कोई नहीं, इसीलिए कई जगह पे राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना गया था। अकॉर्डिंग टू मनु, द किंग शैल प्रोटेक्ट द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर until he has returned from his teacher's house or until he has passed his minority। जब तक सुनो कि माइनर को सबसे पहले तो गुरुकुल में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, तो टीचर यानी जो शिक्षा देता है यानी उसका गुरु, तो जब तक वो गुरुकुल में पढ़ रहा है तब तक उस माइनर की प्रॉपर्टी की रक्षा राजा करेगा। लेकिन जैसे ही वो मेजोरिटी यानी जो एज उन्होंने बोली थी वो एज के ऊपर हो जाए और उसके बाद में या तो टीचर के घर से वापस रिटर्न आ जाए पढ़ाई करने के बाद, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, फिर राजा की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बाद में किसकी बन जाएगी, उस बच्चे की बन जाएगी। फिर बच्चे की यहाँ पे उम्र का कोई ऐसा नहीं बंधन नहीं था, क्या बोला गया था कि जैसे ही वो टीचर के घर से वापस आए तो
यानी मतलब गुरु के घर से 12 साल में वापिस आए या 15 साल में वापिस आए, प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी फिर उसकी हो जाती थी। ऐसा इन अ लाइक मैनर, यानी इसी तरीके से केयर मस्ट बी टेकन ऑफ बैरन वुमेन। बैरन वुमेन यानी बांझ जिसको बोलते हैं अपने, जिसको बच्चे नहीं होते वैसी। ऑफ दोज हु हैव नो सन्स, लेकिन याद रखो बच्चे ना होना इसका मतलब ऐसा माना गया था कि जिनको औलाद तो है लेकिन पुत्र नहीं है, सन नहीं है, उन्हीं को बे औलाद बोला जाता था। समझे? ऑफ दोज हुज फैमिली इज एक्सटिंक्ट, यानी जिनके सारे घर वाले या तो युद्ध में यानी मर गए, या तो फिर दूसरे कोई बीमारी के अंदर मर गए और अकेली औरत खाली घर में बची हो। ऑफ वाइव्स एंड विडोज फेथफुल टू देयर लॉर्ड्स एंड ऑफ वीमेन एफ्लिक्टेड विद डिजीजेस। कुछ बीमारी एफ्लिक्टेड यानी बीमारी के अंदर से, बीमारी के सिकंजे में उसको बोला जाता है। एफ्लिक्टेड विद डिजीज यानी बीमारी के सिकंजे में। सफरिंग फ्रॉम डिजीज लिख सकते हो, इजी वर्ड याद रखो। लेकिन इन्हें राजा को ये सब वफादार होनी चाहिए और अपने पति को वफादार होनी चाहिए, तो ही इनका ख्याल कौन रखेगा? राजा रखेगा। यानी जिसको बोला जाता है ने जो चरित्रहीन होने उसका कोई ख्याल नहीं रखेगा। समझे? इसीलिए यहाँ पे उस जमाने में क्या कि विधवा पुनर्लगन अलाउडेड नहीं था। पुनर्विवाह जिसको बोलते हैं, विधवा को वापस शादी करना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो अपने पति को ही खाली वफादार रह सकती है एक आध बार, फिर बाद में दूसरी शादी करना अलाउड नहीं था। The king obtains one half of the ancient hoards and metals in the ground by reason of his giving protection and because he is the lord of the soil. जमीन का वो मालिक है कौन? राजा। इसलिए होड़ करेगा, होड़ यानी संग्रहखोरी करेगा। जितने भी लोगों के घर में अनाज संग्रह हुआ है ना उसका आधा हिस्सा किसको जाएगा? राजा को जाएगा। तुम्हारे घर में जो कुछ भी है ना वो सबका आधा हिस्सा राजा का है। सिंपल। प्रॉपर्टी स्टोलन बाय, ध्यान देना, प्रॉपर्टी स्टोलन बाय थीव्स must be restored by the king to men of all caste. A king who uses such property for himself incurs the guilt of a thief. यानी चोरों के पास से अगर तुमने वापिस कोई चीज को ले लिया, यानी चोरों ने जो चोरी की थी वो वापिस जब्ती के अंदर आ गई तुम्हारे पास, तो जिसकी उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राजा की है। लेकिन राजा अगर उसको अपनी समझ के रख लेता अपने पास तो वो उसी तरह के गुनाह में हो जाएगा जिस तरह का एक चोर का गुनाह है। समझ में बात आ रही है ना? यानी राजा चोर के इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर राजा प्रॉपर्टी को वापस रिटर्न नहीं करेगा। याद रखो ये सब्जेक्ट के वर्ड जितने भारी है ना कि मैं एकदम स्लोली और एक एक चीज को बार बार रिपीट करके समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सब्जेक्ट है ना पहले अकाउंट्स कंप्लीट किया, स्टैट्स कंप्लीट किया, बाद में ये 7वां सब्जेक्ट है तुम्हारा। सबसे लास्ट पेपर तुम्हारा इसका होगा, लेकिन सबसे कम मार्क्स इसी में ना आए ना, इसलिए मैं तुमको ये इस तरह से धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि पिछले साल कुछ लोग ऐसा समझ के गए थे कि ये तो आईकेएस से लास्ट वाला सब्जेक्ट है, अपने यहाँ नहीं था कोई, वो भी बोल देता हूँ। यानी मैंने ऐसा सुना था कि आईकेएस में यानी 7 सब्जेक्ट में आज तक इतने ज्यादा केटी किसी की नहीं आई थी जितनी लोगों की आईकेएस के अंदर आई थी। कारण इन्होंने ऐसा समझा था कि एमसीक्यू तो कैसे होंगे, समझ में आ जाएंगे, ऐसे होंगे, लेकिन एमसीक्यू इतने अंदर अंदर से पूछे थे ना। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो वर्ड टू वर्ड में समझाता हूँ ना उसके पीछे का कारण ये है कि मैं डायरेक्टली कोई चीज नहीं समझाता, मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ, जिससे तुमको एक एक वर्ड एक एक लाइन सब वर्ड्स जो भी है ना अलग अलग वो भी समझ में आए। रिकॉर्ड करने के पीछे का कारण भी यही है कि तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग तुमको बाद में भी समझ में ना आए तो भी तुम दूसरी बार भी इसको अगर कोई नहीं आया उसको समझना हो तो ये समझ सकता। समझे? A hunter traces the lair of a wounded deer by the drops of blood. एग्जाम्पल है ये याद नहीं करो तो भी चलेगा लेकिन ये एग्जाम्पल है। Even so the king shall discover on which side the right lies by inference, यानी फ्रॉम द फैक्ट। हर जगह पे जो ब्रैकेट लिखे हैं ना वो ब्रैकेट ओरिजिनल पैम्फलेट में नहीं थे, वो मैंने रखे हैं। अब ध्यान देना, जैसे शिकारी खून की बूंदों को देख के पता कर लेता है कि घायल हिरन किस जगह पे छुपा हुआ है, उसी तरह से राजा किस जगह पे सही चीजें हैं उसका पता लगा लेगा। यानी सही और गलत में से सही कौन है उसका पता लगाने के लिए पता लगाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राजा की है। और वो उसके अंदर जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से शिकारी घायल किसी हिरन का खून की बूंदों से
पता कर लेता है, उसी तरह से राजा को पता चल जाएगा कि वो राइट कौन सी साइड पे है, गलत कौन सी साइड पे है। ऐसा इन्फरेंस का मतलब ख्याल, कंसेप्ट जिसको बोलते हैं। फ्रॉम द फैक्ट लिखाइए, when engaged in judicial proceedings he must pay full attention to the truth, to the object and to himself next to the witness, to the place, to the time and to the aspect। यानी उसको हर चीज को ध्यान में रखना पड़े। जब सुनवाई चल रही हो ना तो उसका पूरा ध्यान सुनवाई की तरफ होना चाहिए। अटेंशन लिखा है ना, सच्चाई को अटेंशन। उसके बाद में टू द ऑब्जेक्ट, यानी उसको ये भी देखना है कि डिस्प्यूट कौन सी जगह पे, एंड टू हिमसेल्फ, अपने खुद को अपने क्या रखना है, साथ में रखना है उन लोगों की तरफ कि जिन्होंने सच्चाई का सामना, उनका जो भी हुआ है वो सच्चाई को ढूंढने के लिए राजा पे भरोसा रखा है। यानी वो क्या क्या देखेंगे, विटनेस को भी सुनेगा, प्लेस जगह पे भी जाएगा, टाइम और आस्पेक्ट, आस्पेक्ट यानी जो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में किस तरह से वो गुना हुआ है वो भी ध्यान में रखेगा वो। लेट द किंग हैविंग fully ascertain the motive and time and place of the offense, and having considered the ability of the criminal to suffer and the nature of the crime, cause punishment to fall on those who deserve it। ध्यान देना, राजा पहले टाइम और प्लेस देखेगा, गुना किस तरह, ऑफेंस यानी गुना, ऑफेंस का मतलब गुना, और गुनहगार को क्या बोलेंगे, ऑफेंडर बोलेंगे, बराबर है, ऑफेंडर। लेकिन जिसका गुना साबित ना हुआ उसको कल्प्रिट बोला जाता है। कल्प्रिट यानी जिसका गुना साबित नहीं हो, जिसके ऊपर केस चल रहा है। ऑफ द ऑफेंस एंड हैविंग कंसिडर्ड द एबिलिटी, याद रखो क्रिमिनल कितनी सजा को सहन कर सकता है वो भी राजा देखेगा, और क्राइम का नेचर क्या है वो भी देखेगा, यानी किस तरह का गुनाह किया है। तो पनिशमेंट, जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उस तक पनिशमेंट जानी चाहिए। लेट हिम फर्स्ट पब्लिश फर्स्ट बाय जेंटल एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब वार्निंग लिखा है देखो बाजू में। आफ्टरवर्ड बाय हार्श reproof, thirdly by a fine, after that by corporal chastisement यानी फिजिकल पनिशमेंट। जो जो वर्ड मैंने रिप्लेस किए ना ब्रैकेट में वो तुम उसकी जगह पे लिख सकते हो। यानी क्या लिखा है, सबसे पहले वार्निंग देके छोड़ दो, उसके बाद में थोड़ी सख्त सजा करो, तीसरे में दंड करो, और लास्ट में अगर फिर भी नहीं मानता, बार बार वही गुनाह कर रहा है, तो फिर उसको फिजिकल पनिशमेंट देनी चाहिए। यानी फिजिकल पनिशमेंट सबसे लास्ट में आती है। लेट द किंग टेक, अब ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, यहां से शुरू हुआ तुम्हारा एमसीक्यू, ध्यान देना बराबर। 1/20 of that amount which men well acquainted with the settlement of tolls and duties and skillful in estimating the value of all kinds of merchandise may fix as the value of such each sellable commodity। Let the king confiscate the whole property of a trader who out of greed export goods of which the king has a monopoly or which is forbidden। पहले तो 5% हिस्सा, 1/28 का मतलब क्या हुआ, 5% हिस्सा, 1/21 है, इंटू 100 कर दो तो 20×5 यानी 5% हिस्सा हो गया। 5% हिस्सा किसका, जो लोग टोल्स एंड ड्यूटीज को सेटल करते हैं ना उसकी बात करें। यानी जो भी, टोल का मतलब क्या होता है, टोल यानी चार्जेस, और ड्यूटीज जो कलेक्ट करते हैं उसका 5% हिस्सा किसके पास होगा, राजा के पास जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई इंसान, राजा ने बोला कि ये चीज मैं ही बेचूंगा, दूसरा कोई नहीं बेचेगा, और दूसरा राजा ने मना किया है कि ये चीज को तुम बाहर नहीं बेच सकते, फिर भी वो अगर एक्सपोर्ट करता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, समझे। दो बातें हुई, एक तो 5% टोल्स एंड ड्यूटीज का हिस्सा लेगा राजा, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, वो कॉन्फिस्केट कर लेगा। He who avoids a custom house or a toll, he who buys or sells at an improper time, or he who makes a false statement in enumerating his goods shall be fined 8 times the amount of duty which he tried to evade। ये 8 times लिखा है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना, मैं इसको डार्क करना भूल गया हूँ। देखे बताओ कि इसका मतलब क्या होता है ये पूरे सेंटेंस का, कि अगर कोई इंसान जानबूझ के चोरी करता है, टैक्स टाइम पे नहीं करता, टोल का टैक्स जो देना चाहिए उसको 5% वो नहीं दे रहा है, दूसरी बात वो अपनी वैल्यू जो गुड्स की होनी चाहिए
उससे कम वैल्यू जानबूझ के बता रहा है, जानबूझ के ये कर रहा है टैक्स बचाने के लिए। तो जब वो पकड़ा जाए तो उसके ऊपर किंग जितना टैक्स उसको बनना चाहिए उसके 8 गुना टैक्स उसके पास से वसूल करेगा। कितना टैक्स वसूल करेगा? 8 टाइम्स टैक्स वसूल करेगा। इवेड का मतलब टैक्स की चोरी करना, इवेड, EVAD जो लिखा है इवेड यानी टैक्स की चोरी करना। लेट द किंग फिक्स द रेट्स फॉर द पर्पस परचेज एंड सेल ऑफ ऑल मार्केटेबल गुड्स हैविंग कंसिडर्ड वेंस दे कम। वेंस का मतलब फ्रॉम वेयर, वेंस का मतलब फ्रॉम वेयर दे कम, विदर दे गो, यानी टू वेयर, टू वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब वेंस और टू वेयर का मतलब होता है विदर। दे गो, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन केप्ट, द प्रोबेबल प्रॉफिट एंड द प्रोबेबल आउटले। आउटले यानी टोटल इनकम, आउटले यानी आउटपुट या तो इनकम, इनकम लिखो यहाँ पे। वंस इन 5 nights or at the close of each fortnight let the king publicly settle the prices for the merchants। यानी मतलब क्या करेंगे, ध्यान देना कि पहले राजा सबकी कीमत नक्की करेगा कि कौन सी चीज मेरे राज में कितने रुपये में बिकनी चाहिए, बराबर ने, कितने रुपये में बिकनी चाहिए वो कौन नक्की करेगा? राजा। और राजा नक्की करे ने उसके पीछे दो रीजन होंगे कि वो चीज कहाँ से आ रही है और वो चीज कहाँ जा रही है, ये दो रीजन वहां पे देखेगा। और हर 5 रातों में एक बार, यानी 5 रात गुजरने के बाद एक बार, या तो 15 फोर्टनाइट यानी 15 दिन में एक बार राजा ये जितनी भी चीजें ना उसकी वापस कीमत नक्की करेगा अपने ट्रेडर्स के लिए। तो हर 15 दिन में कीमतें क्या की जाएगी? रिवाइज की जाएगी, वापस तय की जाएगी। समझ में आ गई बात? ऑल वेट्स एंड मेजर्स मस्ट बी ड्यूली मार्क्ड एंड वंस इन 6 months लेट हिम री एग्जामिन देम। तो राजा का सिक्का होना चाहिए वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर, वजन काटा जिसको बोला जाता है, मेजरमेंट यानी माप करवाना, उसके ऊपर राजा का सिक्का होना चाहिए। और 6 महीने में एक बार उसको वापस री एग्जामिन यानी चेक करने के लिए भेजना पड़े आपको। अब ब्लाइंड मैन, नेक्स्ट पेज, एन इडियट, अ क्रिपल। क्रिपल यानी क्या? लंगड़ा लूला इंसानों ने उसको क्रिपल बोला जाता है। who moves with the help of a board, a man full 70 years old, यानी 70 साल का इंसान, and he who confers benefits of Shrotriyas shall not be compelled by any king to pay a tax। क्षत्रिय जो है उसको टैक्स नहीं भरना है, राजा उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता टैक्स भरने के लिए। किसको? सबसे पहले ब्लाइंड मैन, अंधे इंसान को, इडियट यानी पागल इंसान को, क्रिपल यानी जो लंगड़ा लूला और जो सहारे से चलता हो, या 70 ईयर्स का जो ओल्ड एज पर्सन हो और जिसको क्षत्रिय बोला गया वो इंसान के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये पूछेंगे उनसे, समझे? इसमें से कौन सा टैक्स पे नहीं करेगा वो आ सकता है। लेट द किंग कॉन्फिस्केट द होल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेडर हु आउट ऑफ ग्रीड एक्सपोर्ट गुड्स। ये तो अभी आगे भी आ चुका है। ही वो अवॉइड्स कस्टम हाउस, ये वापिस है, रिपीट है, पूरा वापिस रिपीट है, 3 पैराग्राफ रिपीट है। अब आउट ऑफ टेरर से शुरू होगा। आउट ऑफ टेरर और क्रिएचर्स रन अबाउट व्हेन द वर्ल्ड सफर्स एनार्की। एनार्की का मतलब, एनार्की का मतलब होता है कि राजा की मनमानी, जो मन में आए वो करे, उसको अनार्की बोला जाता है। सामने वाले का ना सोचे और अपने फायदे की बात करने वाला राजा अनार्चिस्ट बोला जाता है, राइट? तो याद रखो, हैंस द लॉर्ड क्रिएटेड द किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल। अगर समझो कि इस तरह से किसी ने किसी के ऊपर क्या किया, यानी जुल्म करना शुरू कर दिया, अनार्ची यानी जुल्म करना अगर किसी ने शुरू कर दिया तो इधर उधर अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने राजा को बनाया है, समझे? लॉर्ड यानी भगवान ने राजा को बनाया ही इसलिए कि राजा इन सबका ख्याल रखे और अपने राज के अंदर अनार्ची यानी मतलब इस तरह से जुल्म का सामना किसी को ना करना पड़े ना, ऐसी कंडीशन को वो क्रिएट करे, बराबर? आउट ऑफ द इटर्नल एसेंस ऑफ डाइटीज, डाइटीज यानी देवी देवता, उसको डेटीज बोला जाता है, देवता। इंद्र जो पवन के गॉड माने जाते हैं। यम डेड ऑफ गॉड, डेड गॉड। सन फायर और वरुण
वरुण यानी वाटर गॉड, मून एंड वित्तेशा द लॉर्ड ऑफ रिचीज यानी पैसे के भगवान, द किंग हैज बीन क्रिएटेड यानी इन सब भगवानों ने मिलके राजा को बनाया है, समझे ना। सिंस द किंग हैज बीन मेड आउट ऑफ द एसेंस ऑफ इंद्र एंड सच सिमिलर डाइटीज, हिज एनर्जी ओवरवेल्म्स ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड यानी ओवरवेल्म्स यानी ऊपरवट जो વધારે होगी यानी उसकी एनर्जी बाकी सारे लोगों से, दुनिया भर के लोग एक तरफ और राजा की एनर्जी एक तरफ। राजा जो बोले ने वो सही, क्योंकि राजा को बनाने वाले कौन है, ये सब देवी देवता ने उसको बनाया है। इसका मतलब उसके अंदर जो पावर होगा ने वो बाकी सब लोगों के पावर से सबसे ज्यादा होगा, समझे ना। अ प्योर ट्रूथ सीकिंग इंटेलिजेंट किंग possess of good allies, cohorts and acting conformably to the teaching of the शास्त्र यानी शास्त्र को मानेगा, राजा शास्त्र को मानेगा, एंड इज अलोन कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग द रोड ऑफ पनिशमेंट यानी राजा अगर अच्छा हुआ ने तो ही वो पनिशमेंट दे सकता है। राजा शास्त्र को मान के ही पनिशमेंट दे सकता है। पनिशमेंट देने के लिए राजा का पहले तो खुद प्योर होना जरूरी है, यानी सजा देने वाला खुद अच्छा होना चाहिए। लेट हिम बी जस्ट यानी न्यायी, न्याय કરવા વાળાને જસ્ટ કહેવાય, એના ઉપરથી જસ્ટિસ શબ્દ આવેલો છે। એન્ડ ઇક્વિટેબલ, ઇક્વિટેબલ यानी બધા સાથે સરખી રીતે વર્તનાર। इन हिज ओन डोमिनियन, डोमिनियन मतलब टेरिटरी यानी विस्तार, પોતાના રાજ્યની અંદર એ બધા સાથે જસ્ટિસ સાથે વાત કરે અને બધા સાથે ઇક્વલી વાત કરે, કોઈને ઊંચ નીચ ના ગણે। હાર્ડ હિટિંગ इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एनिमीज, स्ट्रेट इन हिज डीलिंग विद हिज फ्रेंड यानी दुश्मन का सामना करे ने तो उनको मुंह की खानी पड़े उस तरह से सामना करे, और अगर अपने दोस्तों से बात करे तो सीधी बात करे वो। एंड फोरबेरिंग, मर्सीफुल टू द पीसफुल ब्राह्मणस, लेकिन याद रखो ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर प्रजा के अंदर, तो उनके साथ में मर्सीफुल यानी दया से भाव कर, दया भाव से। फोरबेरिंग यानी मर्सीफुल, मर्सीफुल એટલે દયા ભાવથી કામ કરવું। डे एंड नाइट he must be engaged in conquering his sense of a king, and who has conquered his sense is enabled to keep his subject under control यानी मतलब उसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है राजा को। राजा अगर खुद भला होगा ने तो अपने प्रजा को भी भला बना पाएगा, जैसा राजा वैसी प्रजा मनुस्मृति से आया ही है। मेड्स, मैसेंजर्स एंड मेनियल्स engage in king's service shall be daily paid their wages at varying rates according to the nature of their post in service यानी मेड्स यानी नौकर, मैसेंजर यानी दूत जिसको बोला जाता है एक जगह से दूसरे जगह संदेशा भेजने वाले, और मिनियल्स यानी मतलब राजा के दरबार में काम करने वाले बाकी आम नागरिक जो अपने मध्यम वर्गीय बोलते हैं ना वो सब, उनको रोज का पगार देना चाहिए। और वो भी कैसा, उनको जैसा काम दिया गया है उनको जैसा सर्विस वो देते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, रोज का मिलना चाहिए। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बोथ प्राइस एज वेल एज द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स, द कॉस्ट ऑफ कन्वेंस, द कॉस्ट ऑफ हिज डेली लिविंग एंड अदर कंटीजेंट एक्सपेंसेस एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी टू हिज गुड्स, योगक्षेम जिसको बोला जाता है। द कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग the forest, rivers, hill passes etc. he shall levy taxes on the merchant यानी वो सब चीजों को ध्यान में रखेगा। पहली बात, बोथ प्राइस यानी खरीदने की कीमत कितनी है, बेचने की कीमत कितनी है, कॉस्ट ऑफ कन्वेंस यानी ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस यानी ट्रांसपोर्टेशन अवर जवर, द कॉस्ट ऑफ इज डेली लिविंग वो खुद भी तो जिएगा ने, तो खुद भी खाना पीना खाएगा वो बराबर, तो वो भी अपने वो बात को भी ध्यान में रखे। और अदर कंटिजेंट, कंटिजेंट यानी आकस्मिक खर्च, और अपने प्रजा की सलामती उसके बारे में खर्च के बारे में देखो, ये सारे खर्चे को मिला के उसको लगता है ना उतना टैक्स वो किसके ऊपर लगाएगा, अपने मर्चेंट के ऊपर यानी व्यापारी लोगों के ऊपर लगाएगा। A 50th part of its value should be taxed on gold or animals. 50th part of its value should be taxed on gold and animal. 58 1/50, 58 यानी 50% नहीं,
मैं इसलिए परसेंटेज भी बोलता हूँ। 1/50 यानी 2%, 2% ओनली। 1/50 इंटू 100 करो तो 2% हुआ। 2% गोल्ड और एनिमल्स के ऊपर। 6, 8 और 12 पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन फूड एंड ग्रेन। 6 यानी 1/6, 8 यानी 1/8 और 12 यानी 1/12। तीन में से कोई भी एक गुड्स के फूड ग्रेन के ऊपर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। यानी याद रखो, ज्यादा टैक्स तब लगाया जाएगा जब पैदावार ज्यादा होगी, राजा के खर्चे ज्यादा होंगे, राजा ने किसी के साथ में वॉर डिक्लेयर की होगी, तब ज्यादा टैक्स लगा जाएगा। लेकिन कम टैक्स कब? जब पैदावार कम हो और प्रजा मुसीबत में हो, ने तब कम टैक्स लगा जाएगा। यानी ये सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति को देख के याद रखो। 6th है ना वो ज्यादा टैक्स है, और 12th लिखा है ने वो कम टैक्स होता है। डिनोमिनेटर यानी छेद में जेटली संख्या વધારે એટલી નાની સંખ્યા કહેવાય, બરાબર ને? He shall take a sixth part of the profit derived from trees, honey, clarified butter, scent, cereals, saps, flower, roots and fruits। यानी प्रजा जितना भी कुछ बेच रही है, उस बेचने से जंगल की जितनी भी चीजें बिकी जा रही है या तो बेची जा रही है, उसमें से होने वाले प्रॉफिट का 1/6 राजा के पास जाएगा। राइट? जंगल की सारी पैदावार, क्योंकि जंगल का मालिक कौन है? राजा है। इसलिए उसने लोगों को अगर अपना खुद का जंगल यूज करने के लिए दिया तो उसमें से मिलने वाले प्रॉफिट का 1/6 कौन ले जाएगा? राजा ले जाएगा। एज वेल एज दैट डिराइव्ड फ्रॉम लीव्स, साक्स, वीट, शाखास, शाखास यानी डाली जो है ना उसको बेचने में, लीव्स यानी पत्ते, फिर लेदर यानी चमड़ा, बाम्बू मेड आर्टिकल्स यानी वो जो बांस से बनाई जाने वाली चीजें, अर्दन वेसल यानी मिट्टी के बर्तन, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टोनवेयर यानी पत्थर से बनाए जाने वाले बर्तन, वो सबके ऊपर भी राजा सेम टैक्स लगाएगा। द किंग शैल लेवी अ नॉमिनल टैक्स ऑन पुअर मैन, गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगाया जाएगा। लिविंग बाय पेइंग स्मॉल ट्रेड्स इन हिज किंगडम, जो छोटे मोटा कारोबार करके, ध्यान देना, छोटा मोटा कारोबार करके अपना घर चलाते हो ने, उसके ऊपर नॉमिनल टैक्स लगाया जाएगा। द किंग शैल कॉज ईच आर्टिजन, मैन्युफैक्चरर, मेंबर ऑफ द लोअर क्लास एंड लेबर टू वर्क फॉर हिम फॉर अ डे ईच मंथ। यानी वो क्या करेगा? सबको बोलेगा कि पूरे महीने में सिर्फ एक दिन मेरे लिए काम करो। यानी उस दिन जो भी वो कमाते हैं सब किसका चला जाएगा? राजा के पास चला जाएगा। यानी किसको? पहले तो आर्टिजन यानी मतलब कारीगर, आर्टिजन यानी कारीगर, मैन्युफैक्चरर और लोअर क्लास यानी एकदम निचली कास्ट का जो है ना उसको। Thus, we find that taxation, revenue collection, public finance, and overall financial administration in Manusmriti is largely human. Human HUMANE बराबर लिखा है। ह्यूमन का मतलब मानवीय, एकली ह्यूमन लखो ने तो मानव थी जाए, मानस। ह्यूमन का मतलब मानवीय, मतलब इंसान को ध्यान में रख के इंसानियत वाला था ये। कंपैशनेट मतलब दया भाव थी, कंपैशनेट। कंसिडरेट ध्यान में राखीने दरेक ने, बट एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट था वो, रूल बाउंड नियम आधारित, हायरार्कियल मतलब स्टेज वाइज, हायरार्कियल को क्या बोलेंगे अपने? स्टेज वाइज, और सिस्टमेटिक था। ओके